अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज, पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी क्वेश्चन दिया उसे आपने सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइड में है z की पावर 20। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ 5 लिखा हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? सिंपल है, x की पावर 15 y की पावर 35 और z की पावर 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/5 आ रहा है, ये बाहर लिखेंगे। स्क्वायर रूट को जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो पावर आ जाती है 1 ओवर समथिंग। तो ये 5 था तो ये 1 ओवर 5 आ गई। ये 1/5 स्टूडेंट्स हम सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। इसके ऊपर भी 1/5, y की 35 के ऊपर भी 1/5, इसी तरह z की 20 के ऊपर भी 1/5। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। तो ये आ गया x क्यूब y की पावर 7 और z की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका पहला पार्ट था 7 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 27 की पावर 2x और बाहर है स्टूडेंट्स 3। तो हम क्या करेंगे, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ साइड पे कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, ये 3 की पावर 3 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2x और ये क्यूब रूट है हमारे पास। 3 2 ज़र कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6x। और क्यूब रूट को अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो 1/3 आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3 की पावर 2x। इसी तरह इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है जी स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसे, इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो रियल नंबर दो पावर्स एक बेस के ऊपर प्लस हो रही हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, बेस के ऊपर लदा लदा लिख सकते हैं। इसी तरह ये 6 है, 3 के ऊपर n सेपरेट, 3 की पावर 2 सेपरेट। इसी तरह ये 3 की पावर n सेपरेट और 3 की पावर 1 सेपरेट। तो स्टूडेंट्स देखें, नीचे से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है तो हम इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये देखें, 3 की पावर n कॉमन लिया, जब यहां से कॉमन लिया बाहर आ गया 3 बचा, यहां से 3 की पावर n कॉमन लिया 1 बच गया। ये सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3 इंटू 3, 6 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। तो स्टूडेंट्स ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 3 ज़र 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. 3 consecutive odd integers is 51. 3 consecutive odd integers का सम 51 है। Find the 3 integers. Find the 3 integers. तो स्टूडेंट्स हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो इंटीजर्स कौन से होंगे जिनका सम जो है वो कितना है जी, 51 है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखें ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो 2 के टेबल पे ना आए। मतलब जैसे
ओड इंटीजर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओड इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे सारी वैल्यूज जो 2 के टेबल में नहीं आती। हमें नहीं पता कौन से वैल्यूज है, लेकिन हमें इसने ये कह दिया कि 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स का सम कितना है, 51 है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता। लेट फर्स्ट ओड इंटीजर, तो जो पहला ओड इंटीजर है वो हम लेट कर लेते हैं एक्स है, क्योंकि अननोन है, अननोन वैल्यू को हम एक्स कहते हैं। जरा ध्यान करें, कंसेक्यूटिव का मतलब है कि साथ साथ आने वाले, जैसे 1, 3, 5 हो गए, या 3, 5, 7 हो गए, 7, 9, 11 हो गए। मतलब कि जो अगर एक वैल्यू ली है उससे अगली दो वैल्यूज, मतलब 7 लिया तो 9 और 11 उसके साथ। इसी तरह 11 लिया तो 11, 13, 15, 51 लिया तो 51, 53, 55। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है लगातार आने वाले। सेकंड ओड इंटीजर, सेकंड ओड इंटीजर, तो सेकंड ऑर्डर इंटीजर क्या हो गया, x प्लस 2। क्यों? अगर मैं यहाँ पे पहला 1 लेता हूँ, दूसरा 3 और तीसरा 5, जरा ध्यान करें, पहला अगर जो भी है, दूसरा उसमें 3 है, मतलब 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 प्लस करके आ रहा है, इसलिए 2 प्लस किया। थर्ड ऑर्डर इंटीजर, स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर इंटीजर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर इंटीजर, तो स्टूडेंट्स तीसरा ऑर्डर इंटीजर क्या होगा, x था, x प्लस 2 था, इसके बाद देखिए 1 के बाद 5, मतलब 4 प्लस हो रहा है। थर्ड ऑर्डर इंटीजर क्या होगा, x प्लस 4। तो गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों का सम क्या है 51। हम कहेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन तीनों को जमा करेंगे। पहला x था, दूसरा x प्लस 2 था, तीसरा x प्लस 4 था, किसके बराबर रखना है 51 के। x और x और x, 3x हो गया स्टूडेंट्स। 2 प्लस 4 कितना हो गया जी 6, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, तो ये आ गया 45। ये भी 3 इधर आगे डिवाइड हो गया, 3 1 3 3 5 15, तो x आ गया 15। तो स्टूडेंट्स ये पहला ओड इंटीजर आ गया 15, ठीक है, फर्स्ट x है। सेकंड ओड इंटीजर, सेकंड ओड इंटीजर, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा जी x प्लस 2। तो x कितना है 15, 15 प्लस 2 कितना आएगा जी 17। ठीक है जी, मतलब दूसरा क्या था, x में 2 प्लस करके आना था। थर्ड ओड इंटीजर, तो ये क्या हो गया x प्लस 4। तो x कितना है जी 15 है, इसमें 4 प्लस करें कितना आ जाएगा जी 19। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि तीनों को प्लस करके क्या 51 बन रहा है। पहला 15 है, दूसरा 17 है, तीसरा 19 है। जरा ध्यान करें, तीनों को प्लस करके 51 बन रहा है। तो यही कंडीशन थी कि 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर फाइंड करने सच दैट देयर सम इज 51। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बार्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। तो स्टूडेंट्स अब्दुल्ला ने 96 बार्स पिक किए, 96 बार्स उठाए हैं और 2 बाल्टियों में डाल दी। वन बकेट हैज 28 मोर बाल्स देन द अदर बकेट। पहली बकेट जो है उसमें दूसरी बकेट के मुकाबले में 28 बाल्स ज्यादा है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी में भी दोनों में से कोई एक बकेट ऐसी है जिसमें 28 बाल्स ज्यादा है। हाउ मेनी बाल्स वर इन ईच बकेट, तो हमने फाइंड करना है कि दोनों बकेट्स में कितने कितने बाल होंगे। तो स्टूडेंट्स पहले उसने क्या कहा, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। तो स्टूडेंट्स का मतलब है कि हमारे पास 2 बकेट्स हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी लेट बकेट 1 या फर्स्ट बकेट हैज बाल्स। तो स्टूडेंट्स पहली बकेट में कितने बाल हैं हमें नहीं पता, कितने उसने डाल दिए हैं, पहली में भी दूसरी में भी, लेकिन इस तरतीब से डाले हैं कि एक बकेट में जितने भी है दूसरी में 28 उससे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया कि पहली बकेट में x बाल है। इसी तरह हम सेकंड बकेट की तरफ चलते हैं। सेकंड बकेट
हैज बाल्स। तो स्टूडेंट सेकंड बकेट में कितने बाल हैं? पहली बकेट में अगर x है तो दूसरी में इससे 28 ज्यादा होंगे, इट मींस दूसरी में होंगे x प्लस 28। तो स्टूडेंट्स पहली लाइन पे एक कंडीशन दी हुई है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets। हम यहां लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों बकेट्स के जो बाल्स हैं उनको अगर प्लस किया जाए, दोनों में उसने 96 बाल्स डाले हैं ना, तो दोनों के बाल्स को अगर प्लस कर लिया जाए तो वो 96 बन रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखना है कि बकेट्स में बाल्स कितने हैं। तो x और x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x, और ये 28 इधर आगे माइनस हो जाएगा। अगर 96 में से 28 माइनस कर दे तो ये बन जाएगा 68। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34। तो पहली जो बकेट है, एक बकेट जो है उसमें बाल्स है 34। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कहा कि दोनों जो बकेट्स हैं उनमें टोटल 96 बाल्स हैं, एक में कितने हैं? 34 है, और दूसरी क्या कंडीशन थी? x प्लस 28। सेकेंड बकेट हैज बाल्स। तो कितने होंगे जी? x प्लस 28। तो x कितना है जी? अभी निकाला 34। 34 प्लस 28, तो ये 62 बाल्स इसमें होंगे, दोनों को प्लस करके दे लें 62 और 34, तो ये 96 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा साइमा इन्वेस्टेड रुपीज 3,50,000 इन बैंक। तो साइमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 3,50,000। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो भी अमाउंट आप बैंक में जमा करवाते हैं बढ़ाने के लिए उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। तो प्रॉफिट का रेट क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास 7.1/4%। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7.25%। ठीक है स्टूडेंट्स। 7.1/4 है ना, अगर इससे थोड़ा सा चले मैं आपको थोड़ा सा राइट करके दिखा देता हूँ। 7 4 28 और 1 29, 29 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 7.25%। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पूछा जा रहा है आफ्टर 2 years, 2 साल बाद। पहले हम यहां टाइम रखेंगे 2 साल, क्योंकि 2 साल बाद रेट आर से डिनोट होता है। अच्छा, आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। 2 साल बाद रेट चेंज हो गया। अगर रेट चेंज हो गया इसका मतलब हमें 2 साल बाद क्या करना पड़ेगा? नए रेट को देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं 2 साल बाद की बात यहां कर लेता हूं। अगर 2 साल बाद की बात हमने करनी है, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, तो प्रिंसिपल तो हमारा यही है। प्रिंसिपल क्या है जी? 3,50,000। ठीक है। रेट क्या है जी? 8% हो गया 2 साल बाद। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 7 years बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी? 2 साल तो उसने इसी रेट पे जमा करवाया, अब टोटल 7 years है, तो 2 साल उसके गुजर गए हैं। तो 7 में से ये वाले 2 निकाल दें तो पीछे कितना टाइम बचेगा जी? 5 years। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमें क्या चाहिए? द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 7 years के बाद जो उसके पास अमाउंट होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, मार्कअप फाइंड करना है हमने पहले। यहां भी मार्कअप फाइंड करना है कि उसको कितने पैसे इजाफी मिलेंगे। यहां भी स्टूडेंट्स हमने मार्कअप फाइंड करना है। दोनों मार्कअप फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर नेक्स्ट हम बताएंगे टोटल अमाउंट कितनी। तो मार्कअप का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आर रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेट कितना है जी? 7.25।
प्रिंसिपल कितना है 3,50,000 रुपए, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो 7.25 मल्टीप्लाई 3,50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 50,750 मार्कअप, 50,750। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो यहां पे भी फॉर्मूला सेम लगेगा, मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स रेट कितना हो गया 8, प्रिंसिपल कितना है 3,50,000, और टाइम कितना है 5 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 8 ज़रब 3,50,000 ज़रब 5 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1,40,000 रुपए। मतलब कि पहले जो उसके पास टाइम था, पहले 2 साल पे उसको 50,750 रुपए मिले, और अगले 5 साल में उसको 1,40,000 रुपए मिले। तो स्टूडेंट्स हमें तो टोटल अमाउंट बतानी है ना कि उसके पास इस अरसे के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो टोटल अमाउंट हमें बतानी, मेन हमारा मकसद है टोटल अमाउंट बताना। तो स्टूडेंट्स हम टोटल अमाउंट बता देते हैं। टोटल अमाउंट, तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट क्या होगी, जो उसके पास सबसे पहले जो अमाउंट मौजूद थी जो उसने बैंक में जमा करवाई वो भी उसके पास आ जाएगी, और जो अमाउंट उसको 2 साल बाद मार्कअप मिला है वो भी उसके पास आ जाएगा, और जो उसको अगले 5 साल के बाद जो मार्कअप मिला वो भी उसके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनको अगर हम प्लस करें तो ये कितना बनेगा, इसे भी प्लस करके देख लेते हैं। 3,50,000 जमा 50,750 जमा 1,40,000। तो स्टूडेंट्स ये बना 5,40,750 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट होगी जो 7 साल के बाद उसके पास होगी। पहले उसके पास 3,50,000 रुपए थे, 2 साल के बाद उसके पास 50,750 रुपए आ गए। इसके अलावा और फिर 5 साल के लिए उसने 8% की शरह पे जो रखवाया उस वहां पे उसको 1,40,000 रुपए और मिले हैं। तो हमने क्या किया है, स्टार्टिंग वाली इन्वेस्टमेंट और ये 2 साल का मार्कअप और ये अगले 5 साल का मार्कअप, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो मैथ के रिलेटेड स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह ताला आंसर आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।